बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर्स में हम बात करने लगे हैं जी कोलैप्स ऑफ रूल बेस्ड ऑर्डर की या कोलैप्स ऑफ मल्टीलैटरलिज्म की। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप ये उम्मीद रखें कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं आपसे जो है वो सीएसएस इंग्लिश एसए के अंदर जो है ये पूछा जाएगा या करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, नॉर्मली आपको पता है जो डिस्कशन होती है वो ये होती है कि मल्टीलैटरलिज्म जो है वो इमर्ज कर रहा है, लेकिन इस टाइम पे हम ये देख रहे हैं कि मल्टीलैटरलिज्म रीट्रीट कर रहा है। ठीक है, यानी वापस वो पलट रहा है और जो है वो हम ये देख रहे हैं कि जो ट्रांजिशनल वर्ड है वो एक डिफरेंट वे के अंदर जो है हम ये देख रहे हैं कि इमर्ज हो रही है। तो इस वजह से जो इमरजेंस हो रही है ट्रांजिशनल वर्ड की, तो उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि कोलैप्स ऑफ रूल बेस्ड ऑर्डर। आपने देखा कि जो डेविस के अंदर अभी जो रिसेंट जो है वो मीटिंग्स हुई हैं, ठीक है जी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो उसके अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर खास करके जो सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया, दो स्पीचेस को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया। ठीक है, एक तो जो है वो ट्रम्प साहब की स्पीच को किया गया। ठीक है, कि एक साइड से जो वो उन्होंने बातें की तो उससे एक मैसेज मिल रहा है कि भाई अब जो रूल बेस्ड ऑर्डर है वो कोलैप्स हो रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं मुझे मेरे सिवा कोई नहीं रोक सकता कि मैं किसी भी मुल्क के ऊपर हमला करूं या ना करूं। और आप देख रहे हैं जो मिडल ईस्ट के अंदर इस टाइम पे हालात बने हुए और जिस तरह से जो है वो बहरी बेड़ा पहुंच चुका है मिडल ईस्ट के अंदर, और वहां पे जो है वो अमेरिका मुकम्मल तौर पे तैयार है। 90 प्लस जो है वो एयरक्राफ्ट वहां पे उसके मौजूद है उस बहरी बेड़े के ऊपर, तो वो मुकम्मल तौर पे रेडी है किसी भी टाइम पे ईरान पे हमला करने के लिए। ठीक है, तो ये हम इस टाइम पे बात कर रहे हैं अगर तो 28 जो है वो जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ कि इतने हालात वहां पे खराब हैं। और ईरान जो है वो नो फ्लाइंग जोन इस टाइम पे बता रहा है कि भाई हम जो है वो किसी को भी फिलहाल अलाउ नहीं करेंगे कि वो हमारे ऊपर से फ्लाई करे जो उसके हालात चल रहे हैं। तो एक साइड से इनकी डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्पीच को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया, दूसरी तरफ से केनरी साहब जो हैं, जो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी स्पीच को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया, जिन्होंने खुद ही इस बात के हवाले से बातचीत की है कि भाई अब कोलैप्स हो रहा है रूल बेस्ड ऑर्डर, तो हमें नई चीजों की तरफ जाना चाहिए, नई चीजों की तरफ सोचना चाहिए। तो ये उसको बहुत ज्यादा जो है वो हाईलाइट किया गया। तो देखिए, इन ग्लोबल पॉलिटिक्स 2025 वाज द ईयर व्हेन एन ओल्ड ऑर्डर एंडेड, कि हम क्या ये कह सकते हैं कि 2025 का जो इख्तिताम हुआ है, ठीक है, एक महीना पहले, तो उसके साथ ही जो पुराना ऑर्डर था, ग्लोबल ऑर्डर जो था, और जिसको हम बार बार ये कह रहे हैं कि रूल बेस्ड ऑर्डर इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, तो वो जो रूल बेस्ड ऑर्डर था क्या वो खत्म हो गया? और जो मल्टीलैटरलिज्म हम पिछले 3-4 साल से सुन रहे थे और आपने देखा सीएसएस के अंदर भी जो है वो इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर, तो अब ब्लॉक पॉलिटिक्स का तो खात्मा हो गया कि भाई आप जो है वो किसी एक ब्लॉक में चाइना में या रशिया की साइड पे या अमेरिका की साइड पे आप जाए, वो नहीं है, बल्कि बहुत सारी मल्टीपल पावर्स जो है वो इमर्ज हो रही हैं। तो इसको मल्टीलैटरलिज्म कहते हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं कि वो रीट्रीट हो रहा है जी, और उसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो है प्रोटेक्शनिज्म जो है वो जगह ले रहा है और मुख्तलिफ तरह की जो है चीजें हमें देखने को मिल रही है, खास करके जो 2026 का आगाज हुआ। ठीक है, तो इसको हम जो है डिस्कस करते हैं। तो इकोनॉमिस्ट के चीफ क्या कहते हैं जी, इन ग्लोबल पॉलिटिक्स 2025 वाज द ईयर व्हेन एन ओल्ड ऑर्डर एंडेड। अब द इकोनॉमिस्ट याद रखिएगा, वो मैगजीन है दुनिया का कि जो पहले से ही प्रिडिक्ट कर देता है कि दुनिया में आगे क्या आने लगा है। ठीक है, तो इन लोगों को पहले से ही अंदाजा होता है, इन एनालाइज कर लेते हैं सारी चीजों को स्टडी करके देख के, तो भाई आने वाले वक्त के अंदर जो है वो क्या होने जा रहा है। तो ये पहले से ही कह चुका है कि भाई जो चीजें हो रही हैं उससे यही आप समझ ले कि 2025 के बाद दुनिया के अंदर, यानी जो दुनिया ने 2026 में कदम रखा, तो अब वो एक नई दुनिया के तौर पे उसने कदम रखा है। अब आप ये ना समझिएगा कि 2025 जो है वो 2026 में चला गया, नहीं, 2026 में शायद आपकी नजर में जरूर गया, लेकिन ये एक नई दुनिया के अंदर जो है इसकी ट्रांजिशन हुई है और एक नया जो है वो आगाज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और इसको जो है वो किसके साथ कहा जा रहा है जी, कि भाई जो डिकेड हमारा गुजरा है, खास करके 2015 से 2025 तक का, ये हाई ग्लोबलाइजेशन का एक दौर गुजरा, जिसके अंदर जो है वो पीक पे आपने देखा ग्लोबल कॉपरेशन थी, लेकिन अब वो रिट्रीट कर रही है। और जनवरी 2026 में आपने देखा तकरीबन जो है वो 1.5 हफ्ता पहले ट्रंप साहब ने जो है वो 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो यूएन के अंडर काम कर रही थी उनसे जो है वो खुद को विड्रॉ कर लिया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्लाइमेट चेंज की भी थी। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो कॉपरेशन थी, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क ही जो है वो कॉपरेट करने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि कॉपरेशन की तरफ दुनिया नहीं बढ़ रही। ठीक है, मजीद अनार्की की तरफ दुनिया जो है वो जा रही है। तो इसको डिस्कस करते हैं। 2025 मार्क द जेंथ ऑफ द ग्लोबल एम्बिशंस। ठीक है जी, कि 2015 का जो साल था, अगर हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि जो बहुत ज्यादा ग्लोबलाइजेशन इमर्ज की और उसके बाद जो है अब ये रिट्रीट हो रही है, तो सबसे जो हाई ईयर था ग्लोबल जो एग्रीमेंट्स वगैरह हुए, जहां से जो है हमने देखा कि 10 साल जो दुनिया ने गुजारे हैं 2015 से 2025 तक के, ये बड़े ही शानदार गुजारे हैं।
समझ रहे हैं ना, बहुत कोई आइडियल नहीं थे लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा आइडियल कह सकते हैं आप। तो 2015 में, सितंबर 2015 के अंदर जो एक विजन सामने आया वो क्या था कि यूएन ने जो है वो क्या दिया जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए। आपको पता है इन्होंने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए थे और 15 साल के लिए दिए थे कि भाई 2015 से लेके 2030 तक का इनका टारगेट रखा गया था कि 2030 तक हमने ये गोल्स अचीव करने हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल अचीव नहीं हो सके और आज हम 2026 में खड़े हैं। इवन अचीव क्या, हम तो रिवर्स गियर हमने जो है वो दुनिया ने लगा दिया। तो इसको एक आइडियल जो है वो माना जाता था 2015 को, कि जब जो है वो आपको पता है पेरिस एग्रीमेंट भी हुआ और दिसंबर 2015 के अंदर क्या हुआ जी, क्लाइमेट का एग्रीमेंट हुआ जिसमें ये कहा गया कि भाई हमने दुनिया का जो टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री से कम ही रखना है। जो आपने देखा वो रिकॉर्ड भी 2024 और 25 में टूट गया, तो वो भी बात पूरी ना हो सकी। ठीक है, तो उस टाइम पे ये तय किया गया और ग्लोबल कोऑपरेशन हमें बहुत ज्यादा हाई जो है वो देखने को मिली। इसके अलावा ये तय किया गया कि भाई अदीस अबाबा के अंदर, टर्की के अंदर जुलाई 2015 के अंदर कि हम एक फंड कायम करेंगे जिससे हम जो है वो जो गरीब ममालिक हैं खास करके उनको कहा गया कि हम देंगे, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। आप तो जो आप इसका अगर बैकग्राउंड देखते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो अपने पीक पे कब हुई, 2015 में हुई और उस टाइम से लेके 2025 तक जो है वो बहुत अच्छा जो है ये टेन्योर गुजरा, 10 साल का यानी एक डिकेड गुजरा है, जिसे आप कह सकते हैं कि भाई ये ग्लोबल डिकेड था ग्लोबलाइजेशन में जो कॉपरेशन थी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही कॉपरेशन है। ठीक है, अब अगर हम देख रहे हैं बाय 2026 के अब जो करंट सिनेरियो है इस मौजूदा टाइम पे, हम जनवरी में खड़े हैं और तकरीबन ये एंड होने जा रहा है, तो बाय 2026 द वीएन हैड कोलाइडेड विद द रियलिटी, कि ये जो वीएन था, वीएन तो दूर की चीज है, एक दूर का मकसद रखा हुआ था, तो अब जो रियलिटी है इस टाइम पे उसके साथ कैसे इसका कोलाइड हुआ और अब क्या हालात बने हुए हैं इस टाइम पे। सबसे पहले आप देखिए अगर जी, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो रखे गए थे, जो 17 गोल्स थे, ठीक है, और 2015 के अंदर इनको सेट किया गया था 2030 तक का कि अगले 15 साल के अंदर दुनिया मिल के कॉपरेशन के साथ ये गोल्स अचीव करेगी 17। ठीक है, तो उसमें सिर्फ 18% आप ये कह सकते हैं प्रोग्रेस हुई है। अब आप अंदाजा कर लें कि हम 2026 में खड़े हैं, ठीक है, और सिर्फ 4 साल रह गए हैं 2030 को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 18% प्रोग्रेस हुई। इसी से हम अंदाजा कर सकते हैं कि चीजें कहां पे खड़ी हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो क्लाइमेट रियलिटी थी, जो 2015 में ये कहा गया था कि भाई हमने 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होने देना, लेकिन अब हालात ये हैं कि 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड को जो है वो टेम्परेचर 3 से 4 बार जो है जा चुका है 2024 और 25 के अंदर। सो इसका मतलब वो भी जो है वो काबू नहीं कर सके और क्लाइमेट भी जो है वो मजीद खराब हो रहा है। फिर अगर हम फाइनेंशियल गैप देखते हैं, तो फाइनेंस के अंदर गैप देखते हैं तो 4.5 ट्रिलियन डॉलर्स का जो है वो एनुअल डेफिसिट हो रहा है 2030 तक। यानी बजाय इसके कि हम फंडिंग करते, जो हमने कहा था कि बिलियंस को ट्रिलियंस में लेके जाएंगे, इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम आगे लेके चलेंगे, तो वो उसकी जो फंडिंग रखी गई थी वो 4.5 ट्रिलियन डेफिसिट हर साल उसका नुकसान हो रहा है। तो उसका मतलब फंडिंग ही नहीं मिल रही, भाई उसको कहां से होगा। और एड ट्रेजेक्टरी की अगर हम बात करें, जो ग्लोबल एड जो देनी थी, ठीक है जी, 2027 तक की, तो उसमें भी जो है वो 25% कमी आई है, वो भी माइनस में जा रही है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो एक्चुअली में एक कॉपरेशन के साथ जो है वो हो सकती थी कि दुनिया सारी जो है वो अपनी फंडिंग करती, सारा जो है वो मिलके चलते, तो ये मामलात सॉल्व हो सकते थे, किसी एक मुल्क की वजह से नहीं हो सकते थे। और इसको लीड कौन कर रहा था? यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा। अब इसकी एक और आपने एग्जांपल देखी है, एक और एग्जांपल आपने क्या देखी जी एक हफ्ता पहले, कि अब जो अमेरिका है वो क्या कर रहा है जी, वो कह रहा है हम जो है वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, ठीक है, बोर्ड ऑफ पीस। तो ये जो बोर्ड ऑफ पीस है वो ये कह रहा है 60 ममालिक को, आपको पता है इन्विटेशन इसमें दिया गया और बहुत सारे ममालिक ने ज्वाइन कर लिया, इसमें पाकिस्तान भी फिलहाल शामिल है। तो वो कह रहा है यूएन जो है, क्योंकि वो चीजों को और तरीके से हैंडल करती है, तो अब हम जो है वो यूएन के, यूएस के अम्ब्रेला के अंडर, यानी अमेरिका या ट्रम्प साहब अपनी जो है वो हेडशिप के अंदर ये 60 ममालिक को लेके चलेंगे और वो दुनिया में पीस के फैसले वगैरह करेंगे। सो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली में 2026 में एक नया ऑर्डर जो है वो आ चुका है। तो ये इसका बिल्कुल आगाज है जनवरी 2026 के अंदर बोर्ड ऑफ पीस के नाम से, कि भाई अब वो जो यूएन के अंडर जो सारी मल्टीलैटरलिज्म थी, अब वो चीजें जो है वो पीछे जा रही हैं। हमारे पास ये आर्गुमेंट है रीट्रीट का। नेक्स्ट है जी द पॉलिटिकल फ्रैक्चर। पॉलिटिकल फ्रैक्चर की अगर हम बात करते हैं, तो इस टाइम पे नेशनलिज्म जो है वो आप देख रहे हैं कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा जो है वो हम देख रहे हैं बढ़ रहा है। नेशनलिज्म यानी कि कौमियत पसंदी। अब कौमियत पसंदी का सिंपल मतलब क्या है कि जो ग्लोबलाइजेशन है बेसिकली वो नेशनलिज्म के अगेंस्ट है,
क्योंकि जब हम कौमियत से बाहर निकलते हैं तो हम एक नेशनल सिटीजन, इंटरनेशनल सिटीजन बनते हैं। ऐसा ही है, ये एक ग्लोबल सिटीजन बनते हैं और ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाते हैं। लेकिन जब हम रिट्रीट करते हैं तो हम फिर क्या बात करते हैं, अपने मुल्क की, अपने वतन की, अपने लोगों की बात करते हैं, अपनी रेस, अपनी नस्ल की बात करते हैं। तो फिर वो नेशनलिज्म की तरफ आ जाती हैं चीजें। जैसे अब अमेरिका की बात करता है जी, अमेरिका फर्स्ट की, मेगा की, कि भाई हम जो है वो इस टाइम पे है, तो अमेरिका ने ही सबसे पहले ये किया हुआ है। तो दुनिया इस टाइम पे तकसीम हो रही है। मार्च 2025 के अंदर यूएस जो है उसने, आपने देखा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे उससे उसने विड्रॉ कर लिया। यानी जो सबसे बड़ा मुल्क है दुनिया का, ठीक है, सबसे ज्यादा फाइनेंस करता है यूएन को और सबसे ज्यादा जो है पैसा उसी के पास है। तो आपने देखा जैसे यूएस एड भी उन्होंने बंद कर दी, जिससे पाकिस्तान पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ा, ठीक है, और इसी तरह से बहुत सारी फंडिंग जो है वो उन्होंने यहाँ पे बंद कर दी। तो उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये हमारी नेशनल सोवरेनिटी के खिलाफ है कि हम वहां पे पैसा दें और हम क्लाइमेट को देख के अपनी जो है प्रोग्रेस ना करें। तो वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया मार्च 2025 के अंदर। उसके बाद पॉलिसी शिफ्ट हुई। पॉलिसी शिफ्ट क्या हुई जी, कि यहां पे ये कहा गया कि रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट जो है बेसिकली वो हमें सूट नहीं करती। यानी रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट का मतलब यही है कि आपने जो है वो क्लाइमेट को डैमेज नहीं करना। तो अमेरिका ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो डेवलपमेंट करेंगे क्योंकि डेवलपमेंट लोगों की जरूरत है। तो रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट जो है वो हम उसकी तरफ नहीं देखेंगे। वो भी हमने देखा, यानी पॉलिसी शिफ्ट हो गई। उसके बाद हम जनवरी 2026 में देखते हैं, तो इस टाइम पे आप देख लें कि इस टाइम पे ट्रंप साहब ने क्या किया जनवरी के अंदर, कि उन्होंने 66 जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी जो यूएन के अंडर काम कर रही थी या इससे हट के काम कर रही थी, तो उनसे उन्होंने जो है वो विड्रॉ कर लिया। और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हम ये कहते हैं कि यूएनएफएफसी जो है, यानी यूनाइटेड नेशन का जो क्लाइमेट का जो एक्शन है, ठीक है, जो आप देखते हैं हर साल मीटिंग बैठती है, जैसे अभी कॉप 30 हुआ, कॉप, उसके बाद अब कॉप 31 होगा, तो उसका मतलब यह है कि अमेरिका उसमें शामिल नहीं होगा, इसलिए क्योंकि वो विड्रॉ कर चुका है। तो सबसे ज्यादा जो इमिशन है अनफॉर्चुनेटली वो अमेरिका की है। यानी सबसे ज्यादा पोल्यूटर अमेरिका है, पूरी दुनिया को तबाह उसने किया पिछले 300 साल में, सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज उसने लगाई, सब कुछ उसने किया, लेकिन वो खुद पहले बैठा रहा। उसने पहले पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ किया, उसके बाद अब आप देख लें कि उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने जो है वो इससे ही एग्रीमेंट से अलग हो गए कि भाई हम क्लाइमेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, हमारे एक्शंस की वजह से इस दुनिया को कुछ भी नहीं होना। यानी ये जहालत की इंतहा है। आप अंदाजा करें कि दुनिया का सबसे बड़ा लीडर जो है वो ये बात कह रहा है, तो वो विड्रॉ कर लिया। तो अब जब उसने विड्रॉ कर लिया अमेरिका ने, तो पीछे उसकी क्या हैसियत रहेगी? जब वो फंडिंग नहीं मिलेगी तो वो काम कैसे करेगा? तो अभी वो शामिल है तो कुछ नहीं हो रहा, तो इतना ज्यादा लॉस हो रहा है इसका। तो ये हम जो है वो देख रहे हैं कि पॉलिटिकली भी दुनिया के अंदर मामला किस तरह से जा रहे हैं। अब जो हम ये कह रहे हैं डेवलपमेंट जो है वो इस टाइम पे एक थ्रेट बन चुकी है स्टेटस को के लिए। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब जो डेवलपमेंट है, क्वेश्चन ये है कि वो स्टेटस को के लिए थ्रेट कैसे बन गई। अब स्टेटस को का मतलब ये है कि जो हालत जैसी है वैसी रहे, यानी पावर जिनके पास है वो पावर को देना नहीं चाहते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें ये खतरा है कि जब पावर की डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो उनकी हैसियत जो है वो खत्म हो जाएगी। अब स्टेटस को डेवलपमेंट के लिए कैसे खतरा है? देखिए, डेवलपमेंट का मतलब ये है मल्टीलैटरलिज्म के अंदर कि भाई जो है वो इंडिया भी तरक्की करे, अमेरिका भी करे, चाइना भी करे, साउथ अफ्रीका भी करे, ठीक है, सऊदी अरब भी करे, जितने भी पावरफुल कंट्रीज हैं वो सारे करें। लेकिन अब क्या यूएस जो है उसको चाइना जो तरक्की करेगा, जो डेवलपमेंट करेगा या डेवलपमेंट के थ्रू जो उसकी प्रोग्रेस होगी, क्या उसे सूट करती है? सिंपल क्वेश्चन है, नहीं करती। ऐसा ही है ना, जाहिर बात है, जब चाइना भी ग्रोथ करेगा उसे सूट नहीं करेगी। इसी तरह से शायद इंडिया अगर ग्रो करे तो क्या ये चाइना को सूट करेगा? नहीं करेगा। ऐसा ही है। सो इसका मतलब ये है कि इस टाइम पे जो स्टेटस को है, यानी एक साइड पे अमेरिका अपनी जो है वो हेजिमनी बरकरार रखे हुए है, दूसरी साइड पे चाइना रखे हुए है। तो चाइना को ये सूट नहीं करता कि अमेरिका और उसके अलाइज तरक्की करे, और अमेरिका को ये सूट नहीं करता कि चाइना या उसके अलाइज तरक्की करे, और ये जो स्टेटस को है ये बरकरार ना रहे, ये शिफ्ट हो जाए दूसरे मालिक के पास। इसलिए अब डेवलपमेंट होने नहीं दी जा रही। जहां पे चाइना डेवलपमेंट कर रहा है उसको रोका जा रहा है। अब जैसे आप देखिए, जो लेटेस्ट न्यूज है कि 5 जनरल्स को जो है वो उन्होंने अभी जो है वो अरेस्ट किया है, और उसका रीजन यही है कि भाई उन्होंने जो है कुछ मिलिट्री की चीजें सेल की हैं, कुछ राज वगैरह, या वो कॉप करना चाह रहे थे, तो इस सवाल से बातचीत हो रही है। तो अब यहाँ पे जो कहा जा रहा है, भाई क्या जो है वो फॉरेन मैगजीन का जो टूज हाइपोथेसिस है वो क्या कहता है? वो कह रहे हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो थे बेसिकली वो डिजाइन किए गए थे, लेकिन अब वो फेल हो चुके हैं क्योंकि वो स्टेटस को चैलेंज कर रहे हैं। अगर हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया से गुर्बत खत्म हो जाए, ठीक है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट थी, ठीक है, पूरी दुनिया ग्रोथ करे, तरक्की करे, तो उससे फिर क्या होगा? उससे फिर जो है ये मुकाबला जो इस टाइम पे लगा हुआ है वो खत्म हो जाएगा और दुनिया का स्टेटस को चेंज हो जाएगा। इसलिए नहीं हो सकता। दूसरा क्या है कि मोर डेवलप्ड वर्ल्ड जो है वो इस टाइम पे मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है, लेकिन मल्टीपोलैरिटी इस टाइम पे सूट नहीं कर रही बड़ी पावर्स को। समझ रहे हैं?
मार्केट की जो डिवीजन है वो बड़ी पावर्स को या अमेरिका को सूट नहीं करती, इसलिए जो है मल्टीपोलैरिटी भी यहां पे थ्रेट है। और जो डोमेस्टिक प्रॉस्पेरिटी है उसका भी लिंक इन बड़े एक्टर्स के साथ है, ठीक है, कि भाई ये सारे के सारे फंडिंग लेते हैं, तो जब ये फंडिंग देंगे ही नहीं तो फंडिंग कैसे जो है वो होगी, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस टाइम पे जो वेस्टर्न हेजेमनी है, सिंपली अगर आप इसको समझें तो उसका पलड़ा भारी है, ठीक है। और जो इमर्जिंग पावर्स हैं वो इस टाइम पे उनका पलड़ा भारी नहीं है, और उनके अंदर जो है फ्रैक्चर हो रहा है वो टूट फूट का शिकार है, समझ रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि जो वेस्टर्न हेजेमनी है, अगर उसको बरकरार रहना है, अपने स्टेटस को वैसे ही रखना है, दुनिया के अंदर अपनी धाक बिठा के रखना है, तो उसको जो है वो इमर्जिंग पावर्स को ऊपर नहीं आने देना, समझ रहे हैं। सो अगर वो डेवलपमेंट करेंगी तो वो भी ऊपर आएंगी और मुकाबला जो है वो मजीद मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जो है इस टाइम पे थ्रेट है। इकोनॉमिक स्टैंड होल्ड की अगर हम बात करते हैं तो इस टाइम पे 1.102 बिलियन ट्रिलियन डेट जो है वो क्राइसिस का आ चुका है, यानी कि पूरी दुनिया के ऊपर 102 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्जा है। 102 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्ज जो है वो दुनिया पे इस टाइम पे चढ़ चुका है, और आप अंदाजा कर लें हुकूमतें इस टाइम पे अमेरिका को इंक्लूड करके जो है वो शदीद कर्ज के अंदर हैं। यहां तक कि आप देखें कि इस टाइम पे जो है वो ये जो कर्ज है, ग्लोबल जो डेट है वो 1.2 ट्रिलियन 93% है ग्लोबल जीडीपी का। पूरी दुनिया का जो जीडीपी है ये उसका कर्जा 93% है, यानी पूरी दुनिया भी अगर चाहे तो ये कर्ज उसके लिए उतारना इतना आसान नहीं है जितना कर्ज चढ़ चुका है, बैंकों से ले चुके हैं और ये सारे मामला जो हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये जो करेंसीज हैं, खास करके डॉलर्स के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर है कि कब कोलैप्स कर जाए। इसी वजह से आप देख रहे हैं जो गोल्ड के रेट्स हैं वो आपने पिछले 3 साल में देखे होंगे कि 2 लाख से जो है वो करते करते इस टाइम पे जो है वो 5.25 लाख को पहुंच चुके हैं। उसका रीजन यही है कि इस टाइम पे जो करेंसीज, पेपर करेंसीज हैं, ये शायद कोलैप्स जो है वो करने जा रही हैं दुनिया के अंदर। अगर डॉलर ने कोलैप्स किया तो जाहिर बात है कि उसका सारा प्रेशर बाकी करेंसीज के ऊपर भी आएगा, और सबसे ज्यादा तो कर्ज अमेरिका के ऊपर है। इस टाइम पे अगर आप देखें तो 58 कंट्रीज ऐसे हैं जिनका जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 60% है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी रेशियो इस टाइम पे 70 to 80% है, ठीक है। तो पाकिस्तान का यानी 60 से भी ऊपर है, तो पाकिस्तान भी उनमें शामिल है जिनका जो है वो इतना ज्यादा जिन पे कर्ज चढ़ा हुआ है। और इस टाइम पे अगर ह्यूमन इंपैक्ट इसका देखते हैं, जो कर्ज चढ़ा हुआ है, तो 3.3 बिलियन पीपल जो हैं इन ममालिक के अंदर जो है वो इस टाइम पे कर्जे में जकड़े हुए हैं, और वो पैसा जो है वो एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर जो है लगने के बजाय वो कर्ज जो है वो इस टाइम पे वो चुका रहे हैं। तो इतना ज्यादा जो है उनके ऊपर कर्ज है, तो पूरी दुनिया के ऊपर यानी इस टाइम पे कर्ज है, कर्ज के बादल मंडला रहे हैं, आप ये समझ लें, समझ ना। जैसे वो कम्युनिज्म के अंदर जो आप पढ़ते हैं ना, तो कम्युनिज्म के अंदर वो जी डास कैपिटल के अंदर क्या कहता है कि पूरी दुनिया पे, ये खास करके वो कहता है यूरोप पे मैं जो है वो इस टाइम पे कम्युनिज्म के साए देख रहा हूं, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और सारी एलिनेशन का कॉन्सेप्ट और ये सारे चीजें हम उस टाइम में देख रहे थे। तो इस टाइम पे भी हम ये देख रहे हैं कि जो हालात हमें नजर आ रहे हैं कि दुनिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है शायद ये कोलैप्स करने जा रहा है इस डेट की वजह से, ठीक है। अच्छा, ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट एंड लिजेसी ऑफ द वैक्सीन एपार्थेड, ठीक है, कि इस टाइम पे आप ये देखें कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दुनिया के अंदर वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है जी? तजाद या तजादात, ठीक है। तो जो तजाद है बेसिकली वो दुनिया में बढ़ रहे हैं। एक होता है कॉन्फ्लिक्ट, एक होता है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट कोई छोटा मोटा मामला हो उसके ऊपर डिस्प्यूट है, लेकिन जिसका असर ज्यादा हो, ठीक है, जिसका इंपैक्ट ज्यादा हो, ज्यादा टाइम तक हो, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास होता है। जैसे कि हम अगर कश्मीर की बात करें तो वो डिस्प्यूट नहीं है, वो कॉन्फ्लिक्ट है, समझ रहे हैं ना। अगर आप उसे डिस्प्यूट कहेंगे तो वो गलत होगा इंटरनेशनल रिलेशंस की लैंग्वेज के अंदर, तो वो डिस्प्यूट है, सॉरी कॉन्फ्लिक्ट है। इसी तरह से अगर आप बात करेंगे तो जो कश्मीर इस टाइम पे पैलेस्टाइन के अंदर है वो क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है। तो 59 एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स इस टाइम पे मौजूद हैं, ठीक है। यानी दुनिया पूरी के अंदर 59 ऐसे मामलात मौजूद हैं जहां पे किसी भी टाइम पे जो है वो कहीं पे वॉर हो सकती है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कश्मीर है, ये भी इन 59 में शामिल है, कभी भी किसी भी टाइम पे वॉर हो सकती है, और 2025 में हुई भी, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। सो दुनिया में तजादात बढ़ते जा रहे हैं। तजादात बढ़ने ये बहुत ही खतरनाक चीज है, याद रखिएगा। देखिए, एक साइड से जब आप एक बात करते हैं ना, अक्सर आपने लिटरेचर के अंदर जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं दुनिया अमन का गहवारा होनी चाहिए, और दुनिया में अमन ही अमन हो, जंगें नहीं होनी चाहिए, असला बनाने की क्या जरूरत है, सब पीस के साथ मिलजुल के रहे। वो जैसे पुराने बादशाहों की कहानियों में होता था, फिर शहजादा जो है शहजादी को ले आता है और उसके बाद जो है सब हंसी खुशी रहते हैं। तो ऐसा रियल वर्ल्ड के अंदर नहीं है एक्चुअली में, याद रखिएगा, समझ रहे हैं। तो रियल वर्ल्ड के अंदर अगर रियलिटी की हम बात करें तो रियलिटी बड़ी खौफनाक है। दुनिया में इस टाइम पे इंटरनेशनल सिस्टम में हम ये मानते हैं कि अनारकी है,
एक अनार्किक वर्ल्ड है। और उसका रीजन ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये जो 59 कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कम या ज्यादा कह लें, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स एक बड़ा रीजन है दुनिया के अंदर आर्म रेस का, असला बनाने का, और ये थ्रेट कि भाई WW3 होगा, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 3 होगा, और उसके बाद जो है मैं भी दुनिया जो है वो बिल्कुल तबाह हो जाए और शायद कुछ हिस्सा इसका बचे। लोग बंकर्स बना रहे हैं, आपको पता है किस तरह से अमेरिका के अंदर या जो मामला चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया जिस तरह से जितनी तेजी के साथ असला बना रही है क्या हो रहा है। अब उसमें सबसे एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट अगर आप देखेंगे इस टाइम पे 2026 की, अगर मैं आपको लिस्ट दूं कि 2026 में जहां पे शदीद खतरा है, सबसे पहले अगर आप देखें तो इस टाइम पे जो है वो आप ये देख लें कि यहां पे अगर हम देखें ये है ईरान, ठीक है। तो इस टाइम पे जो ईरान के मामलात चल रहे हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पे मौजूद है इंडियन ओशन या रेड सी, तो यहाँ पे अमेरिका का बहरी बेड़ा पहुंच चुका है, उसकी नेवी पहुंच चुकी, एयरफोर्स पहुंच चुकी। तो किसी भी टाइम पे ये ईरान के ऊपर हमला करके यहाँ पे मामलात को खराब कर देंगे और ये रीजन सारे का सारा कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आ जाएगा, जो 2025 के अंदर भी ऑलरेडी वॉर हो चुकी है। उसके बाद देखिए ये है ग्रीनलैंड, ठीक है। ग्रीनलैंड अमेरिका ऑलरेडी कह चुका कि भाई मुझे ये चाहिए ही चाहिए, दैट्स इट, क्योंकि मुझे यहां से नजर रखनी है रशिया के ऊपर, सो ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। उसके अलावा अगर यहां देखें तो ये है ताइवान, ठीक है। ताइवान की अगर हम बात करें तो वहां पे भी किसी भी टाइम पे ये मामला गड़बड़ हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहां पे देखें तो रशिया और यूक्रेन के मामला चल रहे हैं जो ऑलरेडी जो है चल रहे हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो काफी ज्यादा जो है वो खतरनाक हैं। जबकि दूसरी साइड पे हम ये देखते हैं कि हम ये कहते हैं कि ग्लोबल नॉर्थ, ठीक है, और ग्लोबल साउथ, इसके बीच में भी बहुत ज्यादा डिवीजन है, कि जिसकी एग्जांपल जो है वो कोविड की दी जाती है कि भाई कोविड में थर्ड और फोर्थ जो डोजेस थी वैक्सीन की वो जो नॉर्थ ममालिक थे उनके पास थी और लगवा चुके थे, और जो पहली पहली डोज लगनी थी, फर्स्ट डोज लगनी थी, वो अफ्रीका के ममालिक को नहीं मिली। ये इसकी एग्जांपल है कि अब नस्ली तासुब किस तरह से हो रहा है। इसकी एग्जांपल आप ये देख लें कि अब जो है वो अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। अमेरिका के अंदर किस तरह से जो वहां के नेटिव नहीं है उनके साथ क्या हो रहा है, इवन चाहे वो पाकिस्तानी है या किसी और कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनको अब जो है वो उस तरह से ट्रीट नहीं किया जा रहा जैसे पहले कहा जा रहा था। ह्यूमन राइट्स हैं, सब कुछ है, ठीक है। लोग यहाँ से 10-10 साल हो गए, 50-50 साल हो गए, सब छोड़ के चले गए वहां पे, लेकिन अब उनके साथ जो रवैया वहां पे रखा जा रहा है। यूके के अंदर आप देखें 2025 के अंदर किस तरह के मामला बन रहे हैं इमिग्रेंट्स को लेके, तो ये एक एग्जाम्पल है कि दुनिया रीट्रीट कर रही है, नेशनलिज्म की तरफ जा रही है और इनको निकाला जा रहा है कि भाई जाओ अपने मुल्कों में वापस आओ, हमें यहाँ पे हंसी खुशी से रहने दो। समझ रहे हैं, तो ये मामला चल रहे हैं। अच्छा, अब इस टाइम पे मामलात क्या हो रहे हैं, इस टाइम पे जो कहते हैं जी द व्हेन जायंट्स क्लैश, ठीक है, द माइनर्स सफर। अब इस टाइम पे जो बड़ी मछलियां हैं वो लड़ रही हैं, तो छोटी मछलियां बेचारी जो है वो क्या होंगी, उनका जो है वो हालात खराब होंगे। यानी जो नॉर्मली हम उर्दू में कहते हैं ना, बैलों की जो है लड़ाई है उसमें जो है वो गेहूं ही पिसता है। तो बेसिकली इस टाइम पे जो छोटी मछलियां पाकिस्तान जैसी हैं वो गेहूं ही हैं, और ये जो बैल हैं बड़े बड़े आपस में लड़ रहे हैं, तो गेहूं की जो है वो पिसाई हो रही है। तो ये बड़े बड़े जो मछलियां हैं ये जो समंदर में जब टकरा रही हैं आपस में, खास करके एक साइड पे यूएस है, ठीक है, एक साइड पे वॉशिंगटन का स्फीयर है अगर उसको देखें, और दूसरी साइड पे जो है बीजिंग का स्फीयर है। तो ये आपस में टकरा रहे हैं, इनकी अपनी अपनी सप्लाई चेन्स हैं। पहले एक ही सप्लाई चेन थी, ग्लोबल सप्लाई चेन, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो सप्लाई चेन टूट चुकी है। अमेरिका अपनी सप्लाई चेन रख रहा है क्योंकि अपने इत्तेहादियों के साथ वो बिजनेस कर रहा है, और चाइना को नुकसान पहुंचा रहा है, चाइना अपनी सप्लाई चेन को मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि इनका क्लैश पैदा हो गया, और उसके नतीजे के तौर पे जो छोटी मछलियां थी, ठीक है, तो वो जो है वो सफर कर रही है। पाकिस्तान जैसे ममालिक, ठीक है, अफगानिस्तान जैसे ममालिक सफर कर रहे हैं, अफ्रीका जैसे ममालिक सफर कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है काफी ज्यादा चीजें मुश्किल हो रही हैं। तो ये जो फ्रेगमेंटेशन की कॉस्ट है, यानी ये जो तकसीम है दुनिया के अंदर, ये जो आप ये कह लें कि जो सप्लाई चेन है इसका जो टूटना है, ठीक है, ये जो लड़ाई है आपस की, इसकी कॉस्ट ग्लोबल जीडीपी को 7% पड़ रही है इस टाइम पे। 7% जो है वो ग्लोबल जीडीपी नीचे जा रही है, उसको नुकसान हो रहा है सिर्फ इस लड़ाई की वजह से, और जो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगी, मजीद जाएगी। अच्छा, न्यू वोकैबुलरी ऑफ कॉपरेशन की अगर हम बात करते हैं कि भाई क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं पॉसिबली, कैसे जो है वो इन चीजों को हैंडल किया जा सकता है, कि हम ये जो रीट्रीट हो रही है मल्टीलैटरलिज्म के अंदर उसको कैसे मैनेज किया जाए। इस टाइम पे देखिए, एक तो मल्टीलैटरलिज्म है, यानी कि बहुत सारे ममालिक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उभर के सामने आ रहे हैं। तो वो जो बाइपोलर वर्ड थी या यूनिपोलर वर्ड थी, वो कॉन्सेप्ट अब जो है वो फेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ये 2025 तक का ओल्ड कॉन्सेप्ट माना जा रहा है। मल्टीलैटरलिज्म भी जो हम इवन पूरी तरह से समझे भी नहीं, लेकिन बावजूद इसके उसको ये कहा जा रहा है कि भाई ये ओल्ड हो चुका, अब वो मल्टीलैटरलिज्म खत्म हो चुका है। तो वो जो है वो यूएन के थ्रू सारा काम हो रहा था, सारी कॉपरेशन हो रही थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जब बोर्ड ऑफ पीस जैसे इदारे बन रहे हैं, और इन फ्यूचर जहां पे अमेरिका खड़ा है वहीं पे दुनिया खड़ी है, ठीक है। तो मामलात यही है कि दुनिया का लीडर अमेरिका बनना चाह रहा है और कह रहा है भाई जहां मैं देखूं वहीं पे सारी दुनिया देखे, तो ये सिस्टम तो जो है वो कोलैप्स कर रहा है। दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है जी,
हमारे पास प्लूरलिज्म का एक सिस्टम है कि भाई जहां पे जो है कोई नफरत ना हो, कोई तकसीम ना हो और सब मिलके चले, यानी चाइना अमेरिका एक हो जाए, जिसकी पॉसिबिलिटी ना होने के बराबर है। समझ रहे ना, जिसकी पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये जीरो सम गेम है, तो ये ना होने के बराबर है। ये एक मिडिल वे हो सकता है कि भाई मिलके चले। समझ रहे हैं, जैसे 1970s की ट्रेड टॉक हुई थी, तो कुछ बातों को तय कर लिया जाए, ठीक है, इसको फंक्शनलिज्म की थ्योरी भी कहते हैं, तो कुछ बातों को तय कर लिया जाए जो हर मुल्क के लिए इंपॉर्टेंट है और वहां पे मामला को सेटल किया जाए प्लूरलिस्टिक वे के अंदर। लेकिन ये भी नजर नहीं आ रहा। थर्ड क्या हो सकता है जो इस टाइम पे दिखाई दे रहा है, शायद कि इसकी तरफ दुनिया जाए, वो क्या है जी? मिनीलैटरलिज्म। मिनीलैटरलिज्म क्या है कि दुनिया इस टाइम पे, दुनिया को समझने के लिए ये कहा जाता है, ठीक है, जैसे बैरी बजॉन एक बड़े जो है वो इस हवाले से एक थिंकर थे, ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि भाई अगर आपको दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट्स को समझना है, या दुनिया की जो पॉलिटिक्स है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसको अगर आपको समझना है तो आपको रीजनल पॉलिटिक्स को समझना होगा, ग्लोबल पॉलिटिक्स को ना समझें। ठीक है, ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है पूरी दुनिया पे शायद उस तरह से असरअंदाज नहीं होती जैसे रीजनल पॉलिटिक्स होती है। तो अब ये जो मिनिमलिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये यही है कि रीजन बेस्ड जो है वो छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए जाएं। जैसे अब देखिए, हम ये कहते हैं भाई साउथ एशिया, तो साउथ एशिया का मतलब ये है कि यहाँ की जो सारी की सारी जो पॉलिटिक्स है वो इंडिया और पाकिस्तान के गिर्द घूम रही है। ठीक है, या अब जैसे बांग्लादेश एक नया प्लेस के अंदर इंटर हो रहा है, ठीक है, तो हम वो देख रहे हैं। इसी तरह से अमेरिका की साइड पर अगर हम देखें तो उसके मामला है, चले वो तो पूरी दुनिया में ही इन्फ्लुएंस कर रहा है। मिडिल ईस्ट के अगर हम देखें तो वहां पे इजराइल या ईरान के मामला हो गए। तो रीजनलिज्म हमें जो है शायद ये ज्यादा एक रियलिस्टिक और न्यू प्रेगमेटिज्म हमें दिखाई दे रहा है। प्रैक्टिकल वे जो है शायद दुनिया में अब यही हो कि छोटे छोटे ग्रुप्स की शक्ल में जो है वो दुनिया बढ़ जाए और वो अपने मामला को खुद हैंडल करें। शायद ये पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर हम कॉपरेशन की बात करें फ्यूचर में। तो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई नहीं दे रहा इन फ्यूचर, लेकिन वो खत्म भी नहीं हो सकती, जाहिर बात है। मूविंग फॉरवर्ड विदाउट द हेजेमोन, ठीक है, कि इस टाइम पे ये कहा जा रहा है कि भाई बजाय इसके कि आप जो है कोई भी मुल्क, जैसे यूएस ये चाह रहा है कि भाई उसकी हेजेमनी बरकरार रहे, उसका असर बरकरार रहे, इन्फ्लुएंस बरकरार रहे, जबकि दूसरी साइड पे चाइना ये चाह रहा है कि वो अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाए, रशिया अपने को चाह रहा है। तो बजाय इसके कि ये मुल्क ये चाहें कि भाई वो अपना असर बढ़ाएं, तो इससे हट के वो कॉपरेशन करें, ग्लोबल कॉपरेशन करें जहां पे उनकी जरूरत है, जो कि वो क्या कहते हैं जी, कंप्रोमाइजो डी सेलेविया 2025 के अंदर जो है, जून 2025 के अंदर ये एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ था, ठीक है, और इसमें ये कहा गया था कि भाई हम जो है वो बेसिकली मिल के कॉपरेशन करेंगे यूएन के अंडर पूरी दुनिया के जो भी मामलात हैं, ठीक है, खास करके इकोनॉमी को लेके। लेकिन उससे फिर यूएस ने, आपने देखा कि विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट यानी मौजूद है कि दुनिया ने कोशिश की है कि हम बगैर जो है वो एक इन्फ्लुएंस डाले दुनिया के ऊपर जो है वो मिल के कॉपरेशन करते हैं। अब देखिए, इस टाइम पे अगर हम यूएस की बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की, तो जो उसने रेक्टिफाई नहीं की अभी तक ट्रीटीज, ठीक है, उसमें लॉ ऑफ द सीज की उसने जो है वो समंदरों की वो एहतराम नहीं करता। वो कहते सारी दुनिया मेरी ही है भाई, जितने समंदर हैं, ठीक है। राइट्स ऑफ चाइल्ड जो है वो उसको अभी तक उसने रेक्टिफाई नहीं किया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को उसने रेक्टिफाई नहीं किया। देखिए, सबसे बड़ा क्रिमिनल नेतन्याहू है, उसको वो 2 बार अपने मुल्क में बुला चुका है, प्रोटोकॉल दे चुका है, सबसे बड़ा आप ये देख लें, ठीक है। और कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटीज को नहीं मानता। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हैं उनको तो वो रेक्टिफाई नहीं कर रहा, उसने माना ही नहीं है, और ऊपर से तो वैसे ही निकल के चला गया। अच्छा, अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि क्या ग्लोबलाइजेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी? क्या हमें ये दिखाई दे रहा है? ऐसा नहीं है, ठीक है। 4 रीजंस द यूएन सर्वाइव इन द फ्रैक्चर, कि भाई अभी ये जो मामलात बने हुए हैं, हमें ये लग रहा है कि ये 4 चीजें ऐसी हैं कि जो शायद इसको बांध के रख सकती हैं, यूएन के फ्यूचर को बहाल रख सकती हैं। एक तो यूनिवर्सल मेंबरशिप है, यानी तकरीबन सारी दुनिया ही इसकी मेंबर है, इसलिए जो है पॉसिबिलिटी है कि सब इकट्ठे होंगे, बैठेंगे, तो ये मामलात कहीं ना कहीं सेटल होंगे और बातचीत होती रहेगी। दूसरा, इस टाइम पे टेक्निकल रेगुलेशन जो है, यानी कि पूरी दुनिया जिस तरह से ग्लोबली कनेक्ट हो चुकी है, जैसे एविएशन का सिस्टम है, मैरीटाइम का सिस्टम है, टेलीकॉम का है, पोस्टल का है, सेफ्टी का है, तो ये सारी चीजें इंटीग्रेट हो चुकी हैं। यानी इकोनॉमी जो है इस टाइम पे वो इंटीग्रेट हो चुकी है दुनिया की। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि भाई शायद ग्लोबलाइजेशन बिल्कुल ही वापस नहीं जा सकती, ठीक है। वॉइस ऑफ स्मॉल है, छोटे छोटे मुल्क जो है वो भी बीच में जो है वो बोल रहे हैं, या अपना उनका भी शेयर मौजूद है यूएन के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई उनका इन्फ्लुएंस रहेगा आहिस्ता आहिस्ता, जिस भी ब्लॉक को चूज करते हैं तो वो मल्टीलैटरलिज्म की तरफ ज्यादा जाएंगे। और ग्लोबल पब्लिक गुड जो है, अगर हम उसकी बात करते हैं, तो वो भी जो है वो किसके अंदर है जी, वो यूएन को फॉलो करने या उसके रूल्स को फॉलो करने में, बजाय इसके किसी एक पावरफुल कंट्री को। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि शायद मुकम्मल तौर पर यूएन जो है वो ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन खत्म हो जाएगी या यूएन जो है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब सबसे जो बड़ी डिबेट है, जो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, केनेडी साहब, उन्होंने क्या कहा कि भाई हम जो है वो इस टाइम पे ये जो रोमांस था रूल बेस्ड ऑर्डर का दुनिया के अंदर, कि भाई हम पूरी दुनिया में, रूल बेस्ड ऑर्डर का मतलब है कि कुछ ना बताए हुए एब्स्ट्रैक्ट लॉज है। एब्स्ट्रैक्ट लॉज में क्या है, पूरी दुनिया के अंदर भाई इंसानी हुकूक जो है वो आपको उनका ख्याल रखना है, ठीक है।
अमेरिका इसी का सबसे बड़ा जो है वो नारा लगाता है कि अब भाई हम तो बड़े लिबरल हैं और हम इंसानी हुकूक। अब देखिए वो ईरान के ऊपर किस नाम पे हमला कर रहा है, रूल बेस्ड ऑर्डर की बिना पे वो कर रहा है ना हमला। क्यों? क्योंकि भाई देखो तुम 800 लोगों को फांसियां दे रहे हो, किस लिए भाई? वो तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं इसलिए, समझ रहे हो ना? तो उसके अपने मफादात हैं, लेकिन वो क्या क्या रहा है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। दूसरा वो कह रहा है जी मैंने वेनेजुएला के सदर को उठाया, क्यों? क्योंकि वहां पे जमहूरियत नहीं है, रूल बेस्ड ऑर्डर में जमहूरियत भी शामिल है, ठीक है, डेमोक्रेसी है। तीसरा क्या है जी, फ्री मार्केट, ठीक है जी। तो फ्री मार्केट जो है वो आप कहीं प्रोवाइड नहीं कर रहे, जैसे कि चाइना नहीं कर रहा, तो चाइना को ब्लेम करता है। तो रूल बेस्ड ऑर्डर में जो है वो जो सब मान रहे हैं वही है, जो उसको नहीं मान रहे वो कह रहे हैं वो रूल बेस्ड ऑर्डर नहीं है, लेकिन अब वो खुद इसको नहीं मान रहा। अब दुनिया ट्रांजिशनल वर्ल्ड की तरफ जा रही है, ठीक है। अब जो पास था, जो रूल बेस्ड ऑर्डर था, उसके अंदर इकोनॉमी थी, सिक्योरिटी थी, अच्छा मॉडल था उसके अंदर, और लॉजिक थी उसके अंदर। अब उसमें अगर हम देखते हैं इकोनॉमी क्या थी जी, हाइपर ग्लोबलाइजेशन थी उसके अंदर, यानी एक तो ग्लोबलाइजेशन है, उसकी भी इंतहा है, जितना ये फास्ट दुनिया हो चुकी है और कनेक्ट हो चुकी है, तो ये ग्लोबलाइजेशन थी अभी तक जो मौजूद है। इसके अलावा पीस कीपिंग और डिप्लोमेसी को अहमियत दी जाती थी, समझ रहे हैं ना, यूएन खास करके इसमें अपना रोल प्ले करता था। जैसे आप देखें उसके इदारे जो प्ले कर रहे थे वो के वो फेल ही हुए, लेकिन कर तो रहे थे। इसके अलावा यूनिवर्सल मैटर जो मल्टीलैटरलिज्म है उसके ऊपर कंसेंसस था कि यस भाई अब इंडिया भी पावर है, चाइना भी है, साउथ अफ्रीका भी है, अमेरिका भी है, रशिया भी है, तो ये मल्टीलैटरलिज्म जो है वो अब उरूज को जा रहा था पुराने मॉडल के तहत, ठीक है, 2025 तक हम बात कर रहे हैं। इसी तरह से ग्लोबल गुड जो है वो सोलिडेरिटी भी मौजूद थी, ग्लोबल गुड मौजूद थी एक रूल बेस्ड ऑर्डर के तहत कि भाई दुनिया अच्छी जा रही है। लेकिन अब जो हम फ्यूचर देख रहे हैं, जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है इकोनॉमिस्ट की तरफ से, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन हो रही है। अब ये जो तकसीम होगी वो इलाकाई तकसीम हो जाएगी इकोनॉमी को लेके। चाइना अपनी मार्केट को अपने एरिया के अंदर, अपने ज्योग्राफी के अंदर कैप्चर करने की कोशिश करेगा, या कर रहा है, और अमेरिका अपना कर रहा है, और मजीद आने वाले टाइम में ये मजीद ऐसे ही चीजें जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा इंटरनेशनलिज्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, चाहे वो कश्मीर का हो गया, चाहे वो ताइवान का खास करके आप देखें सबसे ज्यादा हो गया, ठीक है, इसके अलावा यूक्रेन का हो गया या ग्रीनलैंड का हो गया, तो ये इंटरनेशनलाइज हो चुके हैं, इसके अंदर बड़े प्लेयर्स शामिल हो चुके हैं, तो ये मजीद आगे तकसीम पैदा करेगा, ठीक है। इसके अलावा मल्टीलैटरलिज्म जो है वो प्रेगमेटिक में इस टाइम पे मौजूद है, लेकिन शायद कि वो इसी तरह से मर्ज करे आगे। मल्टीलैटरलिज्म ऐसा नहीं है खत्म हो जाएगा, लेकिन ब्लॉक पॉलिटिक्स में मल्टीलैटरलिज्म तकसीम हो जाएगा मिनिमलिज्म की शक्ल में, ठीक है। और नेशनल सुवरेनिटी जो है वो इस टाइम पे इसको फिर से प्राइमरी जो है वो रखने की कोशिश की जा रही है कि भाई अब जो है नेशनल इंटरेस्ट के लिए सब कुछ किया जाएगा। तो पुराने ऑर्डर से नए ऑर्डर पे हम आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रहे हैं। तो केंद्रीय साहब क्या कहते हैं? कहते हैं नॉस्टैल्जिया इज नॉट अ स्ट्रेटेजी, यानी अगर आप इस ख्वाहिश में रहें कि हम दोबारा से पुराने टाइम पे वापस चले जाएं, या 10 साल पहले चले जाएं, 2015 में हम सब मिल बैठे थे प्यार मोहब्बत से कि हम दुनिया को बचाएंगे। देखिए कॉपरेशन एक पॉजिटिव फीलिंग है ना, क्या हो यार, बैठते हैं मिलके और देखते हैं दुनिया के मसाइल को सॉल्व करते हैं। तो ये पुरानी यादें हैं, अब ये नॉस्टैल्जिया बन चुका। तो कहते हैं भाई ये स्ट्रेटेजी नहीं है। आप अगर पुराने टाइम का सोचेंगे कि वो वक्त वापस आ जाए कॉपरेशन का, तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने ये यहाँ पे किस तरह से ट्रम्प साहब को सामने रख के और फिर दुनिया को एडवाइस करने की कोशिश की है कि उन्होंने कनाडा के हाल से जो बयान दिए, जो मामलात हुए। तो कहते भाई अब ऐसा नहीं है कि हम जो है वो मॉर्न करते रहे 2015 के आइडियाज के ऊपर और गमज़दा रहे कि हाँ काश 2015 कितना आइडियल था और हम उसी तरह की कॉपरेशन आगे लेके चलें। अब फ्यूचर जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किससे जी? अडॉप्ट कर रहा है न्यू जो है वो आपने फ्रेगमेंटेड रियलिटीज को अडॉप्ट करना है। लेकिन फ्रेगमेंटेड रियलिटीज को अब जो तकसीम हो चुकी है उस तकसीम को आप एक्सेप्ट करें और उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। यानी वो मान चुके हैं कि तकसीम है दुनिया, समझ रहे हैं, और उस तकसीम के अकॉर्डिंगली कॉपरेशन नहीं है, रूल बेस्ड ऑर्डर खत्म है। तो ये केंद्रीय साहब जो है वो कह रहे हैं जी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेविस के अंदर उन्होंने ये बात कही है, ठीक है। तो ये जो है बड़ा इनको हाईलाइट किया गया। तो अब ये सारी चीजें हमें क्या बता रही हैं बेसिकली कि दुनिया जो है वो रूल बेस्ड ऑर्डर से जो है वो एक तो कोलैप्स कर रहा है, दुनिया रूल बेस्ड ऑर्डर से जो है वो ट्रांजिशनल ऑर्डर की तरफ जा रही है, और ऊपर से हम ये देख रहे हैं कि 2026 जो है वो एक नया आगाज है दुनिया में किसी नए ऑर्डर का, कि आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद जब स्टडी किया जाएगा और जब आपको ये पढ़ाया जाएगा कि ये जो नया सिस्टम है इसका बैकग्राउंड क्या है, तो कहा जाएगा कि इसका आगाज 2026 से हुआ। तो आज हम उसको विटनेस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो देखते हैं अब आगे जो है वो कैसे मामलात बनते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे ऐसे में पूछा जा सकता है, करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है, तो ये डाटा जो है वो आपके काम का है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।